आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजन आईएएस का मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें, राइट। तो मैं 2067 टेस्ट का आपका जो छठा पेपर है, छठवें पेपर का आपको पार्ट 2 तक करा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 2 मतलब आपका क्वेश्चन 6 से 10 क्वेश्चन नंबर तक मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसी पार्ट जो आपका ये इसी जो पेपर है, पेपर 6, इसी का पार्ट 3, ठीक है, 11 से लेके और जो 15 तक क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पर डिस्कस करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 11 से 15 तक मैं डिस्कस करा दूँगा। उसके बाद जो अगला पेपर अगला पार्ट रहेगा पार्ट 4, वहाँ से आपका जो 16 नंबर रहेगा 16 से 20 तक आपका 5 क्वेश्चन वहाँ हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना 7वां पेपर वहाँ से उठाऊँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, राइट। तो मैं 6 से 10 तक आपको करा चुका था, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि आपको क्या करना है इसमें, राइट। तो देखो बता लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। भारतीय किसानों के लिए ई प्रौद्योगिकी के लाभों पर प्रकाश डालिए, साथ ही इस संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर इसमें क्या प्रकाश भी डालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखना है कि क्या यहाँ पर हमारा आंसर लिख सकते हैं। तो पहले आपको क्या दृष्टिकोण बनाएंगे, तो दृष्टिकोण में क्या लिखना है आपको, तो दृष्टिकोण में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे दृष्टिकोण में कि जो आपका ई प्रौद्योगिकी है, ई प्रौद्योगिकी के आपको जो महत्व है उसके यहाँ पर आप बताएंगे क्या होता है ई प्रौद्योगिकी, इसके महत्व को बताएंगे फर्स्ट बातों में, ठीक है, आपका दृष्टिकोण में। सेकंड बात क्या रहेगा इसमें, सेकंड बात आप बताएंगे तो भारतीय किसान इसमें है, भारतीय किसान के लिए ई प्रौद्योगिकी के लाभ का उल्लेख बताएंगे। जो भारतीय किसान है हमारा, ई प्रौद्योगिकी क्या क्या उनके लिए लाभ हैं, राइट। तो वो सेकंड बात हम यहाँ पर बता देंगे। थर्ड जो बात रहेगी, तीसरी बात, उसमें आपको बताना है कि इस संदर्भ में सरकार क्या कदम उठा सकती है, ठीक है, या क्या जो कदम उठाए हैं तो उस पर चर्चा कर देना है, राइट। उसके बाद अपना चौथे में निष्कर्ष लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, कैसे लिखना है आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर में आपको क्या बताना है, आंसर में आपको बताना है ई प्रौद्योगिकी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्रौद्योगिकी से, जो आपका इंट्रोडक्शन रहता है, ये प्रस्तावना रहती है। तो इसमें लिखेंगे आप, भारत में खाद्य सुरक्षा, पोषण संबंधी सुरक्षा, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि मूलभूत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोलते हैं में लगभग कितना 15% योगदान देता है, ठीक है, कितना 15% योगदान देता है। किंतु इसमें अधिक योगदान करने की क्षमता विद्यमान है। इस संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, मशीन लर्निंग ML, ठीक है, और आपका जो रिमोट सेंसिंग होता है या बिग डेटा ब्लॉकचेन होता है, ठीक है, इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है IoT जैसा, ये सब जैसी प्रौद्योगिकियाँ क्या है हमारी कृषि मूल्य जो श्रृंखला है उसको परिवर्तित कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है परिचालनों की, यहाँ पर परिचालन है जिसको उसको क्या है और आधुनिक बना रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर पॉइंट को दिखा देंगे। उसके बाद क्या है इसमें लिखेंगे अगला, भारतीय किसानों के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ, ये आपको हेडिंग डालना है। प्रौद्योगिकी क्या लाभ है, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे बेहतर निर्णय निर्माण, ठीक है, बेहतर जो आपका डिसीजन का निर्माण होता है वो बोल रहा है, ठीक है, बेहतर निर्णय और निर्माण, ठीक है, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे आप आवश्यक जानकारी होने से किसान विभिन्न कारकों के आधार पर अपनी कृषि गतिविधियों से संबंधित बेहतर निर्णय लेते हैं, राइट। उदाहरण के लिए जैसे कि मौसम संबंधी परामर्श जो है उसमें किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए सही समय पर बीज बोने की मदद करता है, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें बताएगा कि मौसम में आपको देख सकते हैं, जैसे कि आप आज आप जहाँ पर भी हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कल बारिश होगा या नहीं होगा, एक हफ्ते बारिश होगा या नहीं, तो उस टाइप से क्या है इस तरफ बीज डालते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। तो बीज अब उनका बेकार ना जाए, इस वजह से क्या है बेहतर निर्णय का निर्माण करना। उसके बाद सेकंड हेडिंग इसी पे रहेगी। सेकंड हेडिंग क्या रहेगी, बेहतर योजना बनाना, ठीक है, बेहतर योजना भी बनानी चाहिए। अगर निर्णय आप ले रहे हो बेहतर तो बेहतर योजना भी होनी चाहिए। तो बेहतर योजना में क्या लिखना है आपको, ई प्रौद्योगिकी भूमि की लगातार निगरानी करने की मदद करना, ठीक है, जिससे प्रारंभिक चरण में सावधानी बरती जा सकती है। इससे क्या है उत्पादकता बढ़ाने और शरीर के जो श्रम है, शारीरिक श्रम होता है उसको कम करने में समय की बचत होती है, राइट। कृषि को अधिक कुशल बनाने से मदद मिलती है, राइट। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका क्या है मोबाइल जो इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है, वो, ठीक है, और आपका जो आप ड्रोन पेट्रोलिंग है GPS जिसको बोलते हैं वो, उसके माध्यम से क्या इसको हम बिग डाटा को एकत्र कर सकते हैं, राइट। तो ये सब यहाँ पर क्या अपनी बेहतर जो आपकी योजना है वो बनाने में यहाँ पर सहायता कर सकते हैं। अगला तीसरा पॉइंट क्या रहेगा हेडिंग आपका, सामुदायिक भागीदारी, ठीक है। सामुदायिक भागीदारी में क्या लिखेंगे आप, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो IT पर जो अनुप्रयोग है उनके द्वारा संभव हो पाते हैं तथा जो कृषि के सामुदायिक भागीदार को बढ़ावा देते हैं, राइट। IT के जो अनुप्रयोग हैं उससे स्थानीय किसान के बीच बेहतर तालमेल संभव हो सकता है। इससे फसल उत्पादन में सुधार होगा जिससे किसानों को अधिक आय यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिखा सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या रहेगा, चौथा पॉइंट में आपको लिखना है हेडिंग में कृषि संबंधित जो आपकी सफलताएँ हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में लिखेंगे कृषि संबंधी जो आपकी सफलताएं हैं, ठीक है, क्या सफलताएं वो आप यहाँ पर बताएंगे, क्या सफलताएं इसको देखते हैं। इसमें बताएंगे ई प्रौद्योगिकी नवीनतम कृषि सफलताओं से संबंधित सूचनाओं के प्रसार को अधिक संभव बनाती है, ठीक है। सभी को प्रगति करने में मदद के लिए IT द्वारा उपलब्ध जो आपके सुलभ संसाधन हैं उसके लिए नई तकनीकी का आविष्कार करना और उसकी जानकारी को साझा करना यहाँ पर इसने आसान बना दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हमारी कृषि संबंधी सफलताएं भी मिलती है इससे, राइट। ये आप पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हैं। अगला आप यहाँ पे क्या पॉइंट डालेंगे,
अगला यहाँ पे आपको डालना है, पूरी हेडिंग डालना है, यहाँ से आपको हेडिंग आपको डालना रहेगा, कृषि में ई प्रौद्योगिकी के प्रयोग या उपयोग की जो दिशा है उसमें सरकार द्वारा क्या कदम उठाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था सरकार ने क्या कदम उठाए वो आपको यहाँ पर डाल देना। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। तो क्या कदम उठाएं, आप पहले पॉइंट लिख सकते हैं आपका किसान सुविधा ऐप, यहाँ पे डाल सकते हैं किसान जो सुविधा एप्लीकेशन बनाई थी, तो ये लिख सकते हैं किसान सुविधा ऐप, ठीक है। तो उसके माध्यम से क्या है, ये एक बहुप्रयोजन स्मार्टफोन ऐप है, ठीक है। ये किसानों के मौसम व्यापारी जो बाजार मूल्य है उसके पौधों की सुरक्षा या कृषि की सलाह, एकीकृत कीट प्रबंधन, उनकी क्या है आदि के बारे में यहाँ पर जानकारी देता रहता है, ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें मदद मिलेगा, राइट। इसी को नीचे पॉइंट करके लिखना है, एक लाइन थोड़ा सा छोड़ के। कई अन्य ऐप लॉन्च किए गए हैं जैसे कि बीज बोने की इष्टतम तिथि, ठीक है, एआई आधारित बुआई ऐप है ना, बीमा की जो प्रीमियम गणना है वो यहाँ पर उसके लिए एप्लीकेशन जारी किया गया। यहाँ पर 50 किलोमीटर तक के दायरे में सभी फसल के बाजार मूल्य को हमारा जो निर्णय है या डिसीजन लेगा कितना हमारा क्या रेट बिक रहा है वो भी यहाँ पर जानकारी का एप्लीकेशन जारी किया है, ठीक है। तो विभिन्न जो फसल उसके तो यहाँ पर कई सारे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर जारी किए गए, इसी के अंतर्गत आप यहाँ पर सब डाल देंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे आप इसमें अगला लिखेंगे, हेडिंग आपका रहेगा भुवन प्लेटफॉर्म। भुवन भी आपका जारी किया गया था, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था। ये क्या है, इसरो का भुवन जो प्लेटफॉर्म है वृक्षारोपण के लिए, ठीक है, कीट निगरानी और मौसम के मूल्यवान डाटा के लिए यहाँ पर इसको प्रदान करेगा, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भुवन प्लेटफॉर्म को कृषि क्षेत्र में कहाँ पर लाया गया था, ये कृषि क्षेत्र में लाया गया था तो इसे किस यूज के लिए लाया गया था, राइट। ये से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बोल देगा भुवन क्या है, आप बोल देगा जो हमारा तीसरा सैटेलाइट है या कोई वायरस है या कोई अभी प्रक्षेपण किया गया है, तो ये सब आपको इस टाइप से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। इसलिए बोलते हैं कि मेंस से तैयारी करनी चाहिए आपको, तो यहाँ से आपके प्रीलिम्स से पॉइंट क्रिएट होते चलते हैं, ठीक है। तो ये आप भुवन वाला बता देंगे। उसके बाद अगला हेडिंग रहेगा आपका प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसको बोलते हैं डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट जो आपका ट्रांसफर होता है वो, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप केंद्रीय कृषि पोर्टल, ये देश भर में कृषि योजनाओं के लिए एक एकीकृत केंद्रीय पोर्टल है जो किसानों को सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आधुनिक कृषि की मशीनरी जो बनाने में मदद करता है, राइट। ये बना देंगे आप, बता देंगे। उसके बाद क्या बताएंगे, ई नाम बता सकते हैं, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है ई नाम, ठीक है। ये क्या है ये बता देंगे आप इसके बारे में। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना राष्ट्रीय स्तर पर ई विपणन जो प्लेटफॉर्म है उसकी शुरुआत की परिकल्पना करती है और देश में विभिन्न जो आपके विनियमित बाजार हैं उसमें क्या है मार्केटिंग को सक्षम बनाने के लिए यहाँ पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में समर्थन करती है, ठीक है। ये पॉइंट आप बताएंगे। उसके बाद एक पॉइंट आप यहाँ पे और लिख देंगे, एकीकृत किसान सेवा मंच, ठीक है। ये क्या है, यह मूलभूत अवसंरचना डेटा एप्लीकेशन और अन्य उपकरण जैसे कि एक संयोजन में जो देश भर की जो कृषि है उसके यहाँ पर जो सार्वजनिक जानकारी है, ठीक है, आईटी प्रणाली है वो सब यहाँ पर क्या संचालित करती है, इसको संचालित करने में सक्षम बनाती है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपना निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखना है जागरूकता की कमी को दूर करने, ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल अवसंरचना स्थापित करने, ठीक है, डिजिटल विभाजन को दूर करने और इसमें कृषि उत्पादकता या आय की वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु ई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इतना लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की उम्मीद है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। देखो ये सब क्वेश्चन आपके स्टैटिक क्वेश्चन है और कभी भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो आपको लिख के अच्छे से पॉइंट डाटा आपको रखना है, राइट। इनका टाइम टाइम पर रिविजन भी करते रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास को बाधित करने वाले विभिन्न मुद्दों के पर चर्चा करना है, उसके साथ ही समाधान एवं सरकार द्वारा किए गए उपाय पर बताना है क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, दृष्टिकोण क्या होगा। दृष्टिकोण में अपना देख लेते हैं। दृष्टिकोण में किसके बारे में पूछ रहा है, आपको बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पहली बात दृष्टिकोण में आपको बंदरगाह के बारे में बताना है कि बंदरगाह की जो हमारी संबंधी अवसंरचना क्या है। सेकंड बात आपको बताना है ऐसे भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास बाधित करने वाले क्या मुद्दे हैं उनको उल्लेख करना है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या बताना है यहाँ से, तीसरा बताना है इसके जो समाधान है, इसके हेतु सरकार द्वारा किए गए क्या उपाय हैं और सरकार ने क्या क्या उपाय इसमें किए वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। चौथे में अपना निष्कर्ष बताना है, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को कि यहाँ पे आंसर कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बंदरगाह संबंधी जो संरचना थी वो आपका जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा या प्रस्तावना रहेगी। उसमें लिखेंगे भारत की तट रेखा, भारत जिसकी तट रेखा 775, ठीक है, 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, ठीक है। इसमें क्या 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और कितने 200 से अधिक यहाँ अधिसूचित और लघु मध्यवर्ती बंदरगाह। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या 2021-22 में बंदरगाह प्रशासन में सुधार और संवर्धन को जो अवसंरचना है उसके क्षेत्र में जो प्रमुख संचालक हैं, ठीक है, प्रमुख संचालक हैं उसमें एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में से दर्शाया गया है, ठीक है। हालांकि कई मुद्दों को और बाधाओं के यहाँ पे क्या है भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना है इसके विकास को बाधित किया गया, जिससे क्या होता है इन पर निम्नलिखित यहाँ पर तत्व कुछ शामिल हो जाते हैं। जैसे कि
वित्तीय बाधाएं, निजी क्षेत्र की जो सीमित भागीदारी है वो, ठीक है, और आपका नियामक मुद्दे हैं वो, ठीक है। तो इस टाइप से क्या आपकी सब यहाँ पर भागीदारी शामिल हो जाती हैं। उसके बाद अपना लिखेंगे आप यहाँ से जो कुछ बात बतानी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। इसमें लिखेंगे, इसी पॉइंट में लिखेंगे नीचे अब बंदरगाह संबंधी और संरचना के आधुनिकीकरण, और यहाँ पर क्या है आधुनिकीकरण करना तथा बंदरगाह के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देना या बढ़ावा दे सके। तो भारत के विकास में योगदान देने के लिए तटरेखा को विकास यहाँ पर किया जा सके, इसके लिए क्या होगा, हमारा सागरमाला परियोजना को बनाया जाए या सागरमाला परियोजना को आपको टारगेट करा जाए, ठीक है, अच्छा सा उसको प्रयोग मतलब यूज़ के लिए लाया जाए, ठीक है, ये बता सकते हैं। इसके बाद नीचे पॉइंट में लिखेंगे और वर्ष 2016 में भारत में केंद्रीय बंदरगाह प्राधिकरण जिसको बोलते हैं CPA, ठीक है, अधिनियम जो पारित किया गया था, जो बंदरगाह के प्रमुख जो अधिक स्वायत्ता है उसको प्रदान करेगा। अधिक स्वायत्ता मतलब उनको ज़्यादा फैसिलिटी देगा, क्योंकि कुछ अगर उसमें हो जाता है तो उसको मैनेज करते रहना तुरंत, ठीक है, वो क्या होगा, उसको स्वायत्ता प्रदान करेगा। थर्ड पॉइंट आप दिखा सकते हैं, संशोधन जो आपका है मॉडल जो आपका रियायत समझौता है वो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे निजी क्षेत्र के बंदरगाहों को विकास की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, ठीक है, और सरकार बंदरगाहों की जो प्रबंधन है उसके संचालन में मदद करने वाली 10 कंपनियां, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शामिल करना, राइट, और उसको अधिक से अधिक जो वर्ष है वहाँ तक क्या छूट प्रदान करना। किससे क्या होगा कि छूट मिलेगा तो क्या अपना अच्छे से अच्छा काम वहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है, और अपना अच्छा समय दे पाएंगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रमुख बंदरगाह है जो प्राधिकरण अधिनियम है 2021, वो क्या है, ये जो अब आपका आया था, ये क्वेश्चन प्रीलिम से पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण 2021 क्या है, प्रमुख बंदरगाह का प्रशासनिक जो आपका नियंत्रण है उन बंदरगाहों के प्राधिकरण बोर्ड को सौंपने का प्रावधान करता है, और इस प्रकार भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और नियोजन को यहाँ पर ये सुनिश्चित करता है, राइट। ये भी आप यहाँ पर पॉइंट बताएंगे। अगला पॉइंट क्या बताएंगे, जो आपकी रियायत है उसमें अवधि की जो नवीनीकरण है उसके विस्तार के दायरे को एक गतिशील कारोबारी के माहौल बनाना, ठीक है, और चुनौतियों को यहाँ पर क्या है उस पर शामिल करना, ठीक है, शामिल करना, और बंदरगाह के निर्भर जो उद्योग हैं उस पर एक नई जो हमारी कैप्टिव नीति है वो तैयार करना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, कारोबार सुगमता बढ़ाने संबंधी जो प्रयास हैं वर्ष 2021 तक प्रमुख बंदरगाहों में जो प्रक्रिया है उसको सरल करने और उन्हें डिजिटल बनाने के लिए यहाँ पर उद्यम व्यापार प्रणाली को लागू करना, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल में जो आपकी मरीन है उसको विकसित करना, राइट, ये भी आप पॉइंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या दिखाएंगे, अगला पॉइंट दिखाएंगे पुराने बंदरगाह को खराब रख रखाव है, उनकी जो उन्नयन के प्रयास हैं उसमें कभी संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं उसको भी ठीक करना है, ठीक है, और संरचना संबंधी बाधाएं वहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे आप जहाज का जो आपका उच्च टर्नओवर है इसमें समय पर यहाँ पर तट पर लाने और इसमें लगाने वाला जो अधिक समय है उसमें माल ढुलाई की जो लागत है वो भारतीय बंदरगाहों को कम प्रतिस्पर्धी बनाती है। उदाहरण के लिए आपका सिंगापुर में जहाज का औसत जो आपका टर्न राउंड है वो एक दिन से भी कम है, ठीक है, भारत में क्या है 2 दिन से यहाँ पर अधिक है। तो ये चीज़ क्या है आपको मेंटेन करके रखना है और थोड़ा सा ध्यान रखे रखना है। उसके बाद अपना यहाँ पर निष्कर्ष डाल देंगे, राइट, निष्कर्ष में क्या डालेंगे, देश का समुद्री क्षेत्र का आर्थिक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसमें व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। ये आपका मैरीटाइम जो इंडिया विजन 2030 है ये बंदरगाह और संरचना में वृद्धि करने और उसमें भारत में जो बंदरगाह क्षेत्र है उसके लिए यहाँ पर क्या है तीव्र कुशल विस्तार के लिए यहाँ पर आवश्यक होता है, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर क्या एक अच्छा कदम उठाना जरूरी रहेगा, राइट, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है नेशनल रेल प्लान, ठीक है, क्या नेशनल रेल प्लान NRP 2030 वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली के जो निर्माण है उसके प्रयास करती है। तो देखते क्या आपका यहाँ पर दृष्टिकोण बनता है। दृष्टिकोण में आप बनाएंगे अपना, पहले बताएंगे भारतीय रेल योजना के बारे में बात कर रहा है जो इसके बारे में बताएंगे पहली बात, ठीक है, भारतीय रेल योजना आपका क्या है इस पर संक्षिप्त परिचय देंगे आप। सेकंड बात बताएंगे NRP जो आपका ये भारतीय रेल योजना है, ठीक है, ये वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली के निर्माण को कैसे सहयोग करेगा, ठीक है, ये बताना है, किस टाइप से मदद करेगा ये बताना है। तीसरा पॉइंट आप बता देंगे इसका निष्कर्ष बता, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है कि आपको ज़्यादा पॉइंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष तीसरे बता देंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आपका आंसर रहेगा जो प्रस्तावना रहेगी इंट्रोडक्शन रहेगा, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली के निर्माण से एक रेलवे जो योजना है वो तैयार की है, ठीक है, NRP, जिसका उद्देश्य क्या है परिचालन क्षमता या वाणिज्यिक नीतिगत को पहल के आधार पर जो रणनीति है उसको तैयार करना है। ये योजना मांग से अधिक क्षमता का निर्माण करने और मतलब जो क्या है मांग से अधिक क्षमता का निर्माण करने का प्रयास करती है, ताकि रेलवे वर्ष 2050 तक मांग में जो संभावित वृद्धि है उसको भी क्या है पूरा कर सके। तो यहाँ से लाइन छोड़ के लिखना है आपको नीचे से, उसमें लिखना जो आपका राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य है वर्ष कितना 2030 तक निम्नलिखित तरीकों से भविष्य के लिए तैयार करना, ठीक है, रेलवे जो प्रणाली है उसका निर्माण करना, राइट,
जो माल ढुलाई है रेलवे की, जो मॉडल है आपकी हिस्सेदारी है 45% तक, उसको बढ़ाने की यहाँ पर क्षमता है वो यहाँ पर रखना, ठीक है, या इसको रणनीति को तैयार करना। अगला यहाँ पर पॉइंट आप लिखेंगे, इसी में नीचे पॉइंट लिखेंगे, इसमें मालगाड़ियों की जो औसत गति है उसको बढ़ाकर कितना 50 किलोमीटर पर घंटे करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका समय की काफ़ी हद तक यहाँ पर जो कमी होती है वो यहाँ पर बच जाएगा आपका, ठीक है। जो समय अभी काफ़ी टाइम लगता है तो वो समय की आपको बचत होगी। अगला क्या लिखना पॉइंट, इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक, ठीक है, कितना, वर्ष 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजना को त्वरित कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर विजन 2024, ठीक है, विजन 2024 लॉन्च किया गया, जिससे क्या है 100%, ठीक है, 100% आपका विद्युतीकरण, भीड़ भाड़ वाले जो मार्ग हैं उसे मल्टी ट्रैक करना, दिल्ली हावड़ा और जो दिल्ली जैसे मुंबई मार्ग हैं इसमें क्या 160 किलोमीटर पर घंटे की गति से उन्नयन, और जो सभी यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज जो हैं उसमें क्या है 130 किलोमीटर घंटे तक की जो गति है उस पर क्या होगा यहाँ पर क्रॉसिंग को समाप्त करना, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर दिखाएंगे पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ, अगला पॉइंट लिखेंगे नए जो आपके यहाँ पर नए डेडिकेट जो आपके फ्रंट कॉरिडोर हैं, ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, इसमें बताएंगे कि आप नई जो आपके डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर हैं इसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करना, ठीक है, यात्री यातायात के लिए चल स्टॉक की आवश्यकता है तथा साथ ही क्या माल ढुलाई के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता का आकलन भी करना, राइट। ये पॉइंट आप बताएंगे। अगला से पॉइंट लिखेंगे 100% जो आपका विद्युतीकरण है जिसको हरित ऊर्जा भी बोलते हैं, एवं माल ढुलाई जो आपके आदर्श हिस्सेदारी है, ठीक है, फ्रंट मॉडल शेयर, इसको बढ़ाने के लिए दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता का आकलन करना, ठीक है। अगला पॉइंट है पूंजी में कुल निवेश का आकलन करना, जो क्या है, जो आपके अधिक विवरण के साथ अपेक्षित होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका रहेगा चल स्टॉक, ठीक है, चल स्टॉक के संचालन और स्वामित्व जो माल ढुलाई है उसमें क्या है यात्रियों के टर्मिनल विकास, रेल पथ और जो अवसंरचना है उसके विकास के लिए क्या है संचालन जैसी गतिविधि यहाँ पर इसके लिए भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। अगला पॉइंट करेंगे इसमें जो आपकी निष्पादनीय योजनाएं हैं, ठीक है, निष्पादनीय जो आपकी गेज परिवर्तन परियोजना है उसको पूरा करना, ठीक है, निष्पादनीय गेज परिवर्तन को पूरा करना। अगला है वर्ष 2024 तक 58%, 58%, ठीक है, 58% अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं और 68 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किए जाने की यहाँ पर पहचान की गई है, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे और यहाँ से अपना यहाँ से निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है, क्या आपका क्या निष्कर्ष रहा है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे ऐतिहासिक रूप से भारत में रेलवे विकास के मुख्य रूप से यात्री पर जोर दिया गया, ठीक है, ना कि माल ढुलाई पर। एनआरपी इस जो पूर्वाग्रह है उसको सुधारने के लिए यहाँ पर इसमें एक ऐसी क्षमता का विकसित करने के लिए प्रयास करेगी जो वर्ष 2050 से भी 50 की मांग को पूरा कर सकेगी, ठीक है। पहले क्या है, इन समितियों की रिपोर्ट की तुलना में जो मुख्य रूप से नीतिगत समस्या थी उसको परिचालन संबंधी बाधाओं पर के केंद्रित रहती थी, ठीक है। तो ये आप अपना पॉइंट आप लिख देंगे, आपका यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा, राइट। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है, क्या है बताइए, भारत में समृद्धि और विकास के इस पर क्या महत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई थिंक क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है ऐसा, तो आपको अच्छे से याद करके रखना है इसको। तो देखो हमारा दृष्टिकोण क्या बनता है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। जो हमारा दृष्टिकोण बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसको परिभाषित करते हुए आप बताएंगे क्या है। सेकंड बात आप बताना है आपको, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो आपका ट्रस्ट है उसकी विशेषता क्या है, उसकी विस्तारपूर्वक यहाँ पर व्याख्या करेंगे, ठीक है। तीसरी बात बताएंगे यहाँ पर भारत की जो समृद्धि और विकास है इसके महत्व पर क्या बताया गया, इसके महत्व के लिए क्या बताया गया, तो आप उसके बारे में आपकी व्याख्या करना है। और चौथे बात में अपना निष्कर्ष डाल देना, ठीक है। तो आंसर को स्टार्ट करते हैं। आंसर स्टार्ट कर देंगे, लिखेंगे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है म्यूचुअल फंड के समान सामूहिक निवेश वहन है ये, ठीक है। ये व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों और संरचनात्मक परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश करने में क्या सक्षम बनाता है, ठीक है। ये निवेशक अपने निवेश के प्रतिफल के रूप में आय का एक छोटा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जो आपका ये इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, इसमें क्या है संशोधन जो आपका अधिनियम है 2016 वो भी यहाँ पर ये शामिल किया गया है, यह आप पॉइंट को बता देना है। उसके बाद हेडिंग डालना नीचे, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं, तो लिखेंगे प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, क्या क्या है, पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना है। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसको स्तरीय संरचना के रूप से डिजाइन किया गया है जिसमें एक प्रयोजक क्या है इसमें स्थापना करेगा, ठीक है, या इसकी स्थापित करेगा। यह प्रत्यक्ष रूप से विशेष या प्रयोजन जो वाहन है उसमें माध्यम से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को क्या निवेश करता रहेगा, यह बताना है पॉइंट। अगला पॉइंट बताना है लंबे समय तक राजस्व सृजन करने वाली ये जो अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियां हैं इसको नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जिससे क्या है समय समय पर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें इकाई धारकों की विपरीत यहाँ पर किया जा सकता है इनमें, ठीक है, ये दिखाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे आप, अगला पॉइंट बताएंगे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये संरचना है जो ट्रस्ट है
ठीक है। इसमें दिखाएंगे कि ये समय इक्विटी और ऋण का मिश्रण होता है ये, ठीक है। इसलिए इसमें इक्विटी और ऋण दोनों की विशेषताएं होती हैं। आपसे बोल देगा इक्विटी और ऋण की इसमें विशेषताएं क्यों होती हैं, जो आपका इन्वेस्ट जो ट्रस्ट है ये वाला, इसमें क्यों होती है, तो आपको बताना है ऐसी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे जो आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, राइट, ये और आपका जो यहाँ पर ट्रस्ट, ये वाला जो ट्रस्ट है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें भारतीय न्यास अधिनियम 1882 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और सूचना निवेश 2014 इसमें स्थापित किए गए हैं ये, ठीक है। कौन कौन से स्थापित किए गए अधिनियम, 1882 का स्थापित किया गया है और आपका किया गया 2014 का, ठीक है। और यहाँ पर किया गया है जो आपका NHAI है वो, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर क्या है शामिल किए गए, ये तीनों को आप यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। अगला क्या पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट है इसमें लिखेंगे भारत की जो समृद्धि विकास है इसके लिए क्या हमारा महत्व ट्रस्ट के लिए वो बताएंगे। इसमें पॉइंट नीचे लिख देंगे आप हेडिंग के थ्रू या पॉइंट लिख देंगे। और संरचना का निर्माण करना, जिससे क्या होगा व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों निवेशक जो होंगे वो पूंजी जुटाने में एक साथ कुशल के माध्यम से या अपना आसानी से माध्यम से ये क्या होगा अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा विकास के लिए एक नई परियोजनाओं को वित्त पोषित करते रहेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है अनुमान योग, यहाँ पर स्थिर पूंजी, ठीक है। अनुमान योग के लिए आपकी स्थिर पूंजी क्या होगी, इसकी जो ट्रस्ट है इसके लिए आपका दीर्घावधिक जो आपकी संरचना है इसकी परियोजनाओं की, जैसे सड़क, ट्रांसमिशन, ठीक है, लाइन है यहाँ पर जो नवीकरण की, उसमें क्या ये सब यहाँ पर संपत्तियों को क्या है पुनः उपयोग की और संरचना का विकास के लिए यहाँ पर अपनी सहायता करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे, जो भी पॉइंट नंबर है वो क्या बताएंगे। अगला पॉइंट विदेशी निवेश आकर्षित करना, जो विदेशी निवेश उनको आकर्षित करना, तो इस टाइप से कैसे आकर्षित करेंगे, क्योंकि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है, इसको अपनी परिसंपत्तियों को कम से कम 80%, ठीक है, 80% उन परियोजनाओं में निवेश करना होगा जो पूर्ण हो चुकी हैं, राजस्व का सृजन कर रही हैं, ठीक है। अपनी परिसंपत्ति का 10% से अधिक निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं। ये आपको क्या होगा, ये उसमें विदेशियों को पर दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या बताएंगे, जो आपका सुदृढ़ कारपोरेशन है शासन, ठीक है, सुदृढ़ जो आपका कारपोरेट शासन है उसमें क्या बताएंगे, इसको बताएंगे कि आपको इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि निर्मित किए गए जो आपके ढांचे हैं या विनियामक ढांचे हैं इसको कारपोरेट शासन अनिवार्य वितरण नियमों के कारण स्थिर दीर्घकालिक प्रतिफल, निम्न जोखिम और आय वितरण के साथ यहाँ पर लाभ को समाविष्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर पॉइंट थोड़ा से बता देंगे, राइट। देखो जी, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये आपको थोड़ा इसके बारे में रीड करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप अच्छे से पॉइंट और क्रिएट कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, राइट। समझ आपको जब आएगा जब इसके बारे में ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से रीड कर लेंगे, तब आप यहाँ से आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई दिया यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें उच्च गुणवत्ता और जो आपकी परिसंपत्तियाँ होती हैं वो, उसमें क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे दीर्घकालीन अवसंरचना संपत्तियाँ निहित होती है इसमें, ठीक है। इन परिसंपत्तियों की क्रेडिट गुणवत्ता बेहतर और मांग की कीमत से संबंधित जोखिम कम करते हैं इसमें, ठीक है। अर्थात क्या सुनिश्चित वार्षिक जो आपकी नगद प्रवाह है उसमें प्रत्येक वर्ष जो होने वाली परिसंपत्तियाँ होती हैं वो शामिल होती हैं, जैसे कि ऊर्जा, ये नवीकरण, दूरसंचार जो टावर है वो, ठीक है, सड़कें और यहाँ पर गैस, ये सब क्या है इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अपना क्या है निष्कर्ष डाल देना है। निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष में लिखेंगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इससे संबंधित अनेक लाभों के बावजूद उनके संचालन या पुनर्वित्त पोषण जो विनियमन है और उसके प्रतिफल हैं उसमें संबंधित जोखिम विद्यमान है। इस तत्व को ध्यान में रखते हुए कि बुनियादी ढांचे का विकास भारत की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, इससे क्या होगा संबंधित जोखिम को दूर करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर पॉइंट दिखा सकते हैं। यहाँ से क्या आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, विकास वित्तीय संस्थान क्या है, भारत में इन संस्थान के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसमें लिखेंगे पहला आपका जो दृष्टिकोण रहेगा उसमें क्या बताएंगे, दृष्टिकोण आपको भूमिका में बताएं, भूमिका में विकास की जो वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें बता देंगे आप भूमिका, या फिर आप जो प्रस्तावना बोलते हैं उसमें, ठीक है। सेकंड बात क्या बताएंगे, भारत में विकास की जो वित्तीय संस्थाएं हैं या वित्तीय संस्थान है उसके समझ आने वाली क्या चुनौतियां हैं वो बताएंगे, ठीक है। थर्ड बात में इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या आवश्यक कदम उठा सकते हैं वो बताएंगे। चौथे में अपना निष्कर्ष डाल देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। आंसर में अपने लिखना है विकास वित्तीय संस्थान, उद्योग, कृषि, आवास और संरचना जैसे विभिन्न क्षेत्र के जो आपके दीर्घकालिक विकास वित्त प्रदान करने वाले संस्थान होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। भारतीय औद्योगिक जो आपकी वित्त निगम है, ठीक है, इसमें स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया था। इसे प्रथम DFI है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, राइट। DFI मतलब वित्तीय विकास संस्थान, ठीक है। इसके पश्चात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आपका IDBI, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक NABARD जिसको नाबार्ड बोलते हैं, भारतीय निर्यात आयात बैंक EXIM, ठीक है, कॉमा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI आदि की क्या है स्थापना की गई थी, राइट। यहाँ पे अपना इतना पॉइंट दिखा सकते हैं। अगला हेडिंग यहाँ पर डाल के लिखेंगे नीचे, भारत में विकास वित्तीय संस्थाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ, क्या चुनौतियाँ हैं, तो लिखेंगे इसमें
सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, ये हेडिंग है, जिसमें आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। कैसे रखेंगे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को रखना और उनको आकर्षित करना, क्योंकि समय समय पर उनको देखते रहना, ठीक है, और क्या कम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पॉइंट अपना बता सकते हैं। ये हेडिंग का मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, आपका जो कार्रवाई है, कार्रवाई योग रणनीति, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि टफ है। इसमें लिखेंगे आप सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में अग्रणी रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही क्या उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। इनके लिए अपने प्रशासन की प्रकृति के कारण उसमें उद्देश्यों की पूर्ति और कठिन हो जाती है, ठीक है। ये आप यहाँ पर पॉइंट बता सकते हैं। उसमें क्या बताएंगे, अगला तीसरा पॉइंट रहेगा ऋण संबंधी जो आपकी निर्णय है, ठीक है, जो ऋण संबंधी आपका डिसीजन है, उसमें क्या बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि जो आपके उच्च स्तर की जो निष्पादित ऋण है उससे बचना चाहिए, ठीक है। उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए इसको अतिरिक्त ऋण प्रदान करना या लेना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पॉइंट में दिखा सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या बताएंगे, प्रतिउत्पादकता या प्रतिउत्पादक प्रतिस्पर्धा। इसमें लिखेंगे संसाधन आवंटन के संबंध में केवल कुछ ही परियोजनाएं हैं जिसको अधिकारिक धन निवेश किया जाता है, जिसमें, ठीक है, इसमें इसके परिणाम स्वरूप खराब संसाधन आवंटित और जो आप प्रतिउत्पादक है उसमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, राइट। ये आप यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के बारे में बता देंगे, जो उत्पादक प्रतिस्पर्धा है क्या है, राइट। अगला क्या पॉइंट है यहाँ पर, अगला आपका निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मध्य तुलना, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, जो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें क्या आपका संतुलन है मध्य में, वो बता सकते हैं क्या संतुलन रहता है। तो इसमें लिखेंगे निजी क्षेत्र की विशेषताएं वाले एक जो आपका इसके निजी क्षेत्र की विशेषताओं वाले सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र पर विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता होती है, राइट। साथ ही क्या सरकार द्वारा संस्थान को राज्य के स्वामित्व वाले, जो आपके राज्य के स्वामित्व वाले ऋण संबंधी जो निर्णय हैं, ठीक है, उसके समान लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये आप यहाँ पर पॉइंट बता, या अपने मन से भी पॉइंट आप बता सकते हैं जो यहाँ पर हेडिंग लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्या लिखा है, धन के एक स्थायी स्रोत का अभाव, धन होता है उसके एक स्थायी स्रोत का क्या है, अभाव है। उसमें क्या लिखेंगे, सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से प्रदान किए जाने वाला सब्सिडीकृत जो ऋण है वो क्या है, अतीत में संग्रहित स्रोत सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। निधियों के जो आपके निधि हैं इसके अनुसार क्या है, संधारणी स्रोत की कमी या प्रस्तावित आपके जो ऋण संबंधी निर्णय हैं उसके लिए एक गंभीर बाधा साबित हो सकती है। ये आप यहाँ पॉइंट बता सकते हैं। या तो ये पॉइंट को देखो, जो मैं पॉइंट आपको समझ आते हैं, जो पॉइंट आपको समझ आते हैं वो अपने पॉइंट अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसी पॉइंट को आपको लिखना है, राइट। उसके बाद क्या है, अपना निष्कर्ष डालेंगे। आप निष्कर्ष डालेंगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है, निष्कर्ष में लिखेंगे ऋण संबंधी निर्णय, ठीक है, ऋण संबंधी निर्णय द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत और जो सुव्यवस्थित नियामकीय ढांचे हैं उसकी स्थापना कर्मचारियों के प्रतिधारण हेतु प्रदर्शन आधारित जो परिश्रमिक हैं उनका प्रावधान करना, ठीक है। तो क्षमता का यहाँ पर क्या है, क्षमता की दक्षता को बनाए रखना, राइट। और ये जैसे क्षमता की दक्षता बनाए रखना जैसी कदम यहाँ पर उठाए जाने की आवश्यकता है, राइट। ज़्यादा आपको बड़ा नहीं लिखना है, इतना ही लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से मैंने आपको देखो 15 क्वेश्चन, 11 से 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए, राइट। और बचेगा आपका 16 नंबर, 16 से जो रहेगा क्वेश्चन वो मैं आपको बाद में ही बता दूंगा, ठीक है। कल से स्टार्ट करूंगा तो कल मैं आपको 16 से 20 वो पूरा करा दूंगा। उसके बाद आपका टेस्ट नंबर 7 वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 10 जो है, टेस्ट नंबर 10 में आपका 7 नंबर टेस्ट चलेगा कल से, कल या परसों से। तो मैं यहाँ पे क्या 10 से 12 टेस्ट करा दूंगा आपको 30 तारीख तक, ठीक है। 30 तारीख आपको 10 से 12 टेस्ट मैं करा दूंगा, राइट। हो सकेगा तो एक दिन में मैं 2 वीडियो यहाँ पर लाऊंगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।